गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए एमसीक्यू करते हैं। देखिए, इस एमसीक्यू में हमसे पूछा गया है कि एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है कुछ इस तरह से, जहाँ पे सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है। उसकी अगर सप्लाई की वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी हाफ कर देंगे तो बताइए करंट में क्या फ़र्क आएगा। करंट इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, हाफ हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 4 टाइम्स होगी। इस तरह से आपसे 4 ऑप्शंस पूछे गए हैं, तो उनमें से एक ऑप्शन भी सही है। तो देखते हैं क्या होगा। आपको कहा गया कि आपकी फ्रीक्वेंसी, जो नई फ्रीक्वेंसी है, दैट इज़ हाफ इन कंपेरिजन टू ये ओल्ड फ्रीक्वेंसी। तो उसके अकॉर्डिंग से करंट क्या चेंज हुई वो बताइए। तो देखिए, आपकी पुराने केस में करंट क्या बनेगी, V डिवाइडेड बाय XL, एंड XL कैन बी रिटन एज 2 पाई F ओल्ड मल्टीप्लाई बाय L। तो ये आ जाएगी आपकी फर्स्ट केस की करंट जब आपकी फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ F है। फर्स्ट केस को मैंने नाम ओल्ड का दिया है। सेकेंड केस में करंट देखते हैं, आपकी करंट क्या बनेगी व्हेन योर फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड। ये आ गया आपकी नई फ्रीक्वेंसी 2 पाई F न्यू। सो इस केस में देखिए, यहाँ पे F न्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये वाली। तो ये बन जाएगा 2 पाई F ओल्ड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय L। सो योर I न्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स V डिवाइडेड बाय 2 पाई F ओल्ड मल्टीप्लाई बाय L। इस पोर्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा देखिए। I ओल्ड फर्स्ट केस की हमारी करंट, सो और न्यू करंट विल बी ट्वाइस द ओल्ड करंट। जब आपकी फ्रीक्वेंसी हम हाफ कर देंगे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में, तो आपकी जो करंट है दैट विल बी डबल्ड। आपकी करंट बढ़ जाएगी जब आपकी हम फ्रीक्वेंसी घटाएंगे। सो योर आंसर इज बी। ये था मैथमेटिकल वे देखने का कि हमारा आंसर क्या बनेगा। थोड़ा सा इमेजिनेटिव इंट्यूटिव वे देखिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, इस एमसीक्यू को सॉल्व करने का विदाउट गोइंग थ्रू ऑल दिस मैथमेटिकल स्टेप्स। देखिए, XL इज इक्वल टू 2 पाई FL। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी गई है दैट मीन्स आपका XL भी हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स आपका इस सर्किट का इम्पीडेंस हाफ हो जाएगा। तो इम्पीडेंस अगर घट जाएगा, वोल्टेज उतनी ही रहेगी, तो डेफिनेटली करंट बढ़ेगी और करंट डबल हो जाएगी। सो दिस इज़ एन इंट्यूटिव वे। अगर आप ये डेवलप कर सकते हैं तो डेवलप कर लीजिए, समझ सकते हैं समझ लीजिए। अदरवाइज दिस इज़ द प्रॉपर मैथमेटिकल वे टू गो थ्रू दिस एमसीक्यू। बट अगर आपको ऐसे समझ आना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी आपकी हाफ होने पे आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी हाफ हो जाएगा, और आपकी V डिवाइड बाय XL में ये पोर्शन प्रीवियस केस से हाफ हो जाएगा, तो आपकी डेफिनेटली करंट डबल हो जाएगी। अगर ओवरऑल इंपीडेंस कम हो जाएगा तो करंट तो बढ़ेगी ही, और ओवरऑल इंपीडेंस अगर हाफ हुए तो करंट आपकी डबल हो जाएगी। सो दिस इज़ एन इंट्यूटिव वे, इमेजिनेटिव वे टू सी थ्रू दिस न्यूमेरिकल। चलिए अब ये एमसीक्यू देखिए। देखिए, यहाँ पे आपको कहा गया है एन एक्टिव एलिमेंट इन अ सर्किट इज वन विच। देखिए, आपका सर्किट है, सर्किट के अंदर ढेर सारे एलिमेंट लगे रहते हैं, RLC बैटरी EMF। इस सर्किट में से पूछा गया है कि एक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है। तो पहले एक्टिव एलिमेंट की डेफिनेशन समझिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम एक्टिव एलिमेंट उसे कहते हैं जो एनर्जी या पावर कुछ भी के लिए सप्लाई करता है। सो एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं, जो एनर्जी या पावर कुछ भी के लिए जो सप्लाई करता है। सिमिलरली पैसिव एलिमेंट कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए। पैसिव एलिमेंट वो होते हैं जो एनर्जी और यू में से पावर कंज्यूम करते हैं। तो वो कौन से एलिमेंट्स हो गए, RLC।
एक्टिव एलिमेंट्स कौन से हो गए जो पावर सप्लाई करते हैं, और पैसिव एलिमेंट्स कौन से हो गए जो पावर कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और इनकी एग्जांपल्स कौन सी होगी? पैसिव एलिमेंट्स की आपकी एग्जांपल रहेंगी आर, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। थोड़ा सा ब्रॉडन कर ले एक्सपेक्ट अपना, तो ट्रांसफार्मर और डायोड भी आपका पैसिव एलिमेंट हो जाएगा। सिमिलरली एक्टिव एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे आपके? बैटरी, सोर्स ईएमएफ, ट्रायोड, वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं इसे, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, टनल डायोड, ये हो जाएंगे आपके कुछ एक्टिव एलिमेंट्स। बैटरी पावर सप्लाई करता है, ये तो आपको सिंपली पता ही है, इसे आप एक्टिव एलिमेंट आराम से कह सकते हैं। ट्रायोड और ट्रांजिस्टर पावर सप्लाई नहीं करते, बट ये पावर एम्पलीफाई करते हैं। तो फॉर दैट रीज़न इन एलिमेंट्स को भी, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, टनल डायोड, इन एलिमेंट्स को भी एक्टिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में डाला गया है कि ट्रायोड, ट्रांजिस्टर और टनल डायोड को भी एक्टिव एलिमेंट एज ए काउंट करेंगे, क्योंकि ये पावर को एम्पलीफाई करते हैं। और ट्रांसफार्मर पावर कंज्यूम ही करता है, नेट पावर का, वोल्टेज और करंट का मैग्नीट्यूड चेंज करता है, लेकिन ओवरऑल पावर कंज्यूम ही करता है। पावर लॉसेस होते हैं, पावर को एम्पलीफाई नहीं करता। पावर इनपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पावर आउटपुट इन ट्रांसफार्मर। सो ट्रांसफार्मर पावर कंज्यूम करता है, जो वो करता है वो वोल्टेज और करंट का मैग्नीट्यूड चेंज करता है, पावर को एम्पलीफाई नहीं करता। इसलिए ट्रांसफार्मर इज ऑल्सो पैसिव एलिमेंट। एंड वंस अगेन, पैसिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो पावर कंज्यूम करते हैं, और एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो एनर्जी या पावर सप्लाई करते हैं या एम्पलीफाई करते हैं। और एक चीज़ और याद रख लीजिए, टनल डायोड इज ऑल्सो नोन एज इसाकी डायोड। कभी कभार ये भी एमसीक्यू रहता है, टनल डायोड लिखा रहा होगा और उसका ऑल्सो नोन एज नाम पूछा होगा। सो इसाकी डायोड उसका एक और नाम है, इन्वेंटर पे उसके बेस उसका नाम रखा गया है टनल डायोड का। सो टनल डायोड इज ऑल्सो नोन एज इसाकी डायोड। दिस कैन ऑल्सो बी ए एमसीक्यू। चलिए ये एमसीक्यू देखते हैं। इस एमसीक्यू में हमसे पूछा गया है फॉर द सर्किट शोन रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू निकाल कर दें, एंड शॉर्ट आर इक्वलेंट निकाल कर दें इस सर्किट का। तो देखिए कैसे बनेगा। इस सर्किट को एज इट इज़ देखना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसे थोड़ा सा स्ट्रेच आउट कर लीजिए, चेंज कर लीजिए इस सर्किट को। तो ये सर्किट आपका कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो चलिए इस सर्किट से अब इसका आंसर निकालना थोड़ा आसान होगा। सेम सर्किट आपका रीड्रॉ किया जा सकता है इस तरह से। तो ये आ गया आपका पॉइंट पी एंड क्यू। अब यहाँ पे आर इक्वलेंट देख लीजिए क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका। इस तरह से शुरुआत करते हैं। these two are in series, one in series with one, so their equivalent resistance will be 2 ohm। तो ये किस तरह से यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा 2 ohm। जरा देखिए, इसे यहाँ से हटा दीजिए, it will be replaced by one single resistor of 2 ohm like this। Now you can see 2 ohm is in parallel with another 2 ohm resistance। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा 1 ohm। सॉल्व करेंगे तो दिख जाएगा आपको 2 into 2 divided by 2 plus 2 that is 4 divided by 4 1 ohm। बाय दिस टाइम आपको MCQs की प्रैक्टिस करें, आपको पता होना चाहिए दो सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट उसका हाफ बनेगा। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। इन दोनों का इक्विवेलेंट 1 ohm यहाँ पे किस तरह से आएगा ज़रा देखिए। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे। ये आ गया आपका 1 ohm रजिस्टर, और यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में सीरीज में है तो उनका कितना बन जाएगा ओवरऑल रेजिस्टेंस 2 ohm।
तो इसकी रिप्लेसमेंट देखिए, तो आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा सर्किट के लिए। आप आ गया 2 ओम, अगेन 2 इज इन पैरेलल विद 2, सो योर फाइनल आंसर इज 1 ओम। सो here is your आंसर। देखिए इस एमसीक्यू में आपसे पूछा गया है थेवेनिन थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड टू, 4 ऑप्शंस हैं, एक्टिव, लीनियर, नॉन लीनियर, पैसिव। तो इंडिविजुअली 1 बाय 1 चारों सर्किट्स होते हैं, कौन से डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिव सर्किट सभी हमने डिस्कस किया, कौन से होते हैं, जो पावर सप्लाई करता है, एंड एग्जांपल्स वर ईएमएफ, बैटरी एंड few others। सो एक्टिव सर्किट्स में आपका थेवेनिन थ्योरम आप अप्लाई करते रहे हैं, बैटरी होती थी इस तरह से, और हम थेवेनिन थ्योरम कैलकुलेट करते ही रहे हैं। सो थेवेनिन थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू एक्टिव सर्किट। लीनियर सर्किट कौन सा होता है, यहाँ पे समझिए, लीनियर सर्किट्स वो होते हैं जहाँ आपका वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन कुछ इस तरह का होता है, वे वोल्टेज एंड करंट बेयर्स अ लीनियर रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। आपकी वोल्टेज बढ़ रही है, आपका करंट भी बढ़ रहा है, और लीनियर सर्किट्स कौन से होंगे, जहाँ पे आपके RLC एलिमेंट्स लगे होंगे। इन एलिमेंट से आपका कोई सर्किट बना हुआ होगा, उस सर्किट को हम कहेंगे लीनियर सर्किट, जो RLC से बना हुआ सर्किट होगा। सो आपने देखा है RLC से बने हुए सर्किट्स पे थेवेनिन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो डेफिनेटली B is also not your option. Now let's come to the point B first. पैसिव सर्किट्स कौन से होते हैं, पैसिव सर्किट्स वो होते हैं जो पावर कंज्यूम करते हैं, और पावर कंज्यूम करने वाले हमने एलिमेंट्स पढ़े थे RLC, इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं पैसिव सर्किट्स, पैसिव एलिमेंट्स। तो यहाँ पे भी हमने देखा है थेवेनिन थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। सो अगेन D is also not your option because you can apply Thevenin theorem to the passive circuits also. The answer is non-linear circuit. अब नॉन-लीनियर सर्किट क्या होता है वो भी समझ लीजिए। देखिए जहाँ पे आपके V और I का रिलेशन लीनियर नहीं होगा कि I बढ़ रहा है V भी बढ़ रहा है, एक समवट कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, उन सर्किट्स को हम कहेंगे नॉन लीनियर। नॉन लीनियर सर्किट्स में देखिए आपका V और I का रिलेशन किस तरह का होता है। ये देखिए ऐसा ग्राफ आपने देखा होगा अपने डायोड में, इस तरह की ग्राफ को हम कहते हैं नॉन लीनियर। और सिमिलरली हमारा डायोड कौन सा एलिमेंट हुआ, एक नॉन लीनियर एलिमेंट विच डजंट बेयर अ लीनियर रिलेशन बिटवीन V एंड I। सिमिलरली एक्सटेंड करते हैं आपके डायोड के इस ग्राफ को, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है रिवर्स बायस में, यह आ जाती है आपकी ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो आप जैसे जैसे अपनी रिवर्स बायस में अपनी वोल्टेज यहाँ पे बढ़ाते चलते हैं, आपका इस टाइम पे करंट एक अलग सा रिलेशन बेयर करता है, एंड देन आफ्टर सम वोल्टेज अचानक से आपकी करंट बढ़ जाती है इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। सो दिस काइंड ऑफ रिलेशंस आर नॉन लीनियर। और फॉरवर्ड बायसिंग में भी आपने देखा होगा आपकी वोल्टेज और करंट के बीच में एक अलग सा रिलेशन होता है, एंड देन आफ्टर सम वोल्टेज नी वोल्टेज आपकी करंट अचानक से बढ़ जाती है। सो दिस काइंड्स ऑफ रिलेशंस आर नॉन लीनियर। डायोड इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर एलिमेंट। इस तरह के सर्किट्स पे जो सर्किट आपका डायोड से बना हुआ होगा उसे हम कहेंगे नॉन लीनियर सर्किट, और वहाँ पे आपका थेवेनिन थ्योरम इज नॉट अप्लाइड। सो योर आंसर इज C। और यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया एक्टिव सर्किट्स कौन से होते हैं, लीनियर सर्किट्स कौन से होते हैं, पैसिव सर्किट कौन से होते हैं, और नॉन लीनियर सर्किट्स भी कौन से होते हैं। चलिए अब ये MCQ देखिए, यहाँ पे आपको कहा गया इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल इज इंक्रीज्ड इट्स इंडक्टेंस विल। अगर आपके कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए जाए तो बताइए इंडक्टेंस का क्या होगा। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली आपका इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। सो B is your answer. Inductance is given as mu n square A divided by L, where A is your area of the coil
core, L is your length of the coil, mu is your permeability of the core, and similarly N is your number of turns of the coil, and L is your inductance. So अगर आपका N की वैल्यू बढ़ा दी जाएगी तो आपकी L की वैल्यू भी बढ़ जाएगी बाय दैट स्क्वायर टाइम्स. सो N के बढ़ाने से L आपका काफ़ी बढ़ जाएगा. और कभी पूछा जाए बाय व्हाट रिलेशन, सो यू कैन आंसर बाय दिस रिलेशन, L इज प्रोपोर्शनल टू योर N स्क्वायर. सो कभी कोई और क्वेश्चन पूछा जाए L से घटाने से बढ़ाने से क्या होगा, A घटाने बढ़ाने से क्या होगा, सो यू कैन आंसर इट नाउ. फॉर इंडक्टेंस फॉर्मूला इज L इक्वल टू म्यू N स्क्वायर A डिवाइडेड बाय L. चलिए ये MCQ देखिए. यहाँ पे आपको कहा गया है व्हेन द करंट थ्रू द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट रिवर्सेस, तो उस टाइम पे क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सेस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स अनचेंज, मैग्नेटिक फील्ड एक्सपैंड हो जाएगी, कोलैप्स होगी, क्या होगा ये आपको बताना है व्हेन करंट थ्रू योर इलेक्ट्रोमैग्नेट रिवर्स. पहले समझिए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है. देखिए ये आ गया आपका एक सिंपल मैग्नेट. दिस कुड बी आयरन, अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे जब हम कॉइल वाउंड कर देते हैं, एक कॉइल लपेट देते हैं कुछ इस तरह से, अब आपका एक ये सेम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक सिंपल मैग्नेट आप बदल चुका है इलेक्ट्रोमैग्नेट में. कब, जो आपका एक सिंपल आयरन का पीस एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर हम वायर इस तरह से कॉइल वाउंड कर दें, कॉइल एक बार लपेट दें, तो वो उसके बाद आपका जो मटेरियल बनता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल. और यू मे से सिंपली नाउ इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट. इसे यहाँ पे हम जब वोल्टेज और करंट देंगे, तो जब ये सिंपल एक मैग्नेट था तो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कुछ डिफरेंट होगी, लेकिन इसके बाद जब हम यहाँ पे इसे कॉइल वाउंड करके करंट इसे सप्लाई करेंगे तो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाएगी. मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो इसके थ्रू पास हो रही हैं साइड दैट विल इंक्रीज नाउ वंस वी वाउंड इट विद अ कॉइल. और कॉइल में जब करंट पास करेंगे तो आपकी मैग्नेट की स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाएगी. सो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक नॉर्मल मैग्नेट और उसके ऊपर कॉइल लपेट दी हुई है, तो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो अब मुझे बताइए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट मैं इस तरह से प्लेस करता हूँ और उस पर कॉइल माउंट करता हूँ इस तरह से. देन मैं एक और इलेक्ट्रोमैग्नेट लेता हूँ और उसे इस तरह से प्लेस करता हूँ और उस पर भी कॉइल माउंट करता हूँ इस तरह से. ये मुझे देख के बताइए, ये सर्किट देख के आपको कुछ याद आता है? ये आ गया आपका लोड. दिस इज एन एलिमेंट्री और ये में से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर ट्रांसफॉर्मर. और ट्रांसफॉर्मर को जो एसी सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई किस तरह की होती है, इस तरह की. ये पॉजिटिव हाफ आ गया, ये करंट रिवर्स होगी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. तो मुझे बताइए क्या होता है उस टाइम पे. ये आप देख सकते हैं दो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपस में क्लोज विसिनिटी में प्लेस कर दिए जाएं, तो ये एक तरह से आपका ट्रांसफार्मर का केस हो गया. ठीक है, तो ट्रांसफार्मर को आप एसी सप्लाई देते हैं और एसी सप्लाई में क्या होता है, एक टाइम आपकी करंट पॉजिटिव है, एक टाइम आपकी करंट नेगेटिव है, देन अगेन पॉजिटिव, देन अगेन नेगेटिव, चेंजिंग विद 50 हर्ट्ज. तो मुझे बताइए उस टाइम पे जब आपकी ट्रांसफार्मर में से जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है बेसिकली देखा जाए, तो जब उसकी करंट बदलती है, करंट रिवर्स होती है थ्रू दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सेस सिंपली, और कुछ नहीं होता.
आपकी मैग्नेटिक फील्ड एक्सपैंड या कोलैप्स नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सिंपली रिवर्स हो जाती है अगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट में से कॉइल इस तरह से लपेटी हुई है और करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से बन जाएगी। एंड व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट आप चेंज कर देंगे, यहाँ से इस तरह से हो जाएगी आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपकी सिंपली मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस इस तरह से चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएंगी एंड नथिंग एल्स विल हैपन। तो हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट से कभी भी करंट पास हो रही हो और उसकी डायरेक्शन अगर चेंज हो जाए, सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज एंड नथिंग एल्स विल हैपन, एज यू कैन सी इन योर ट्रांसफार्मर केस। चलिए ये एमसीक्यू कहते हैं। यहाँ पे देखिए, द करंट आई इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज शोन इज, आपसे इस आई की वैल्यू पूछी गई है, तो बड़ा सिंपल सा आंसर है। यहाँ पे इनकमिंग करंट है 2 एम्पेयर, यहाँ से आ रहा है 2 एम्पेयर, यहाँ पे आ रहा है, इस साइड पे 4 एम्पेयर गिवन है, यहाँ 1 एम्पेयर चला गया, यहाँ 3 एम्पेयर, रेस्ट ऑफ द करंट यहाँ फ्लो होगी। देन 3 एम्पेयर में से 1.3 यहाँ फ्लो होगी, तो यहाँ कितना जाएगा, 3 एम्पेयर टोटल करंट थी, 1.3 एक पाथ पे चलेगी, रेस्ट ऑफ द करंट एक पाथ पे चलेगी, दैट इज गिवन बाय आई, और उसका मैग्नीट्यूड पूछा गया, दैट कैन बी सिंपली कैलकुलेटेड बाय KCL। इस नोट पे incoming current is equal to leaving current, so your answer is 1.7 ampere, so A is your answer।